क्लास 12th राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्ज़ाम 2025। फ्रेंड्स, आज आप सभी को बताएंगे 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आप लोग के 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि क्वेश्चन पहला क्या है। फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का कार्य का उल्लेख करें। चुनाव आयोग के कार्य का उल्लेख करें, पहला क्वेश्चन है। देखते हैं इसका उत्तर फ्रेंड्स। चुनाव आयोग के 4 कार्य प्रमुख निम्न है। चुनाव आयोग के 4 प्रमुख कार्य निम्न है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका 4 कार्य, चुनाव आयोग का 4 कार्य क्या है। तो चुनाव आयोग का पहला कार्य राजनीतिक दलों का मान्यता व चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। राजनीतिक दलों का मान्यता व चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। फ्रेंड्स, किसी भी पार्टी को राजनीतिक दल का मान्यता चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है तभी वह चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, कौन से पार्टी को कौन से चिन्ह दिया जाता है, ये सभी कार्य चुनाव आयोग का है। इसमें दूसरा कार्य देखते हैं चुनाव आयोग का। दूसरा कार्य देखते हैं फ्रेंड्स, मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करना, उसमें सुधार करना। मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि या गलती हो तो उसमें सुधार किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। तीसरा है निर्वाचन के सभी प्रक्रियाओं को पूरी करना। निर्वाचन के दौरान कोई भी कार्य हो चुनाव आयोग द्वारा पूरी किया जाता है। और चौथा है फ्रेंड्स, चुनावी विवाद का निपटारा करना। चुनाव के दौरान कोई भी विवाद अगर हो जाता है तो उसका निपटारा चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। देखते हैं इसका उत्तर फ्रेंड्स कि क्या हो जाएगा। उत्तर देखते हैं इसका, किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने अर्थात विधायी सरकार के गठन नहीं होने अथवा संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलने पर राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के शासन के स्वयं ग्रहण करने का प्रतिवेदन देती है। इसका अर्थ है फ्रेंड्स, यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो या संविधान का पालन नहीं किया जा रहा हो या उस राज्य में उस सरकार का शासन नहीं चल पा रहा हो तो इसके बाद राज्यपाल उस राज्य का राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है कि आप इस राज्य में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसका आगे क्या हो जाएगा। आगे इसमें देखते हैं, अनुच्छेद 356 के आलोक में राष्ट्रपति राज्य के शासन को 6 महीने के लिए अथवा संवैधानिक संकट हल होने तक प्रत्येक 6 महीने के लिए अपने अधीन कर लेता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के अनुच्छेद 356 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन को 6 माह तक या फिर संवैधानिक संकट जब तक उस राज्य में हल नहीं हो जाए प्रत्येक 6 महीने के लिए अपने अधीन कर लेता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य बताएं। फ्रेंड्स, इसका यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। यदि यह क्वेश्चन नहीं रहेगा तो ऐसे रहेगा क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। यह तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य बताएं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर यही लिख देना फ्रेंड्स, क्योंकि उसका आंसर प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया, जिसमें एक पश्चिमी देशों का उपनिवेश था और दूसरा साम्यवादी देश का। फ्रेंड्स, पश्चिमी देश का उपनिवेश का अर्थ होता है कि संचार, व्यापार या औद्योगिक क्षेत्र में अधिक विस्तार करना उपनिवेश कहलाता है। और समाजवादी समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को समान अधिकार समाजवादी देश कहलाता है, जिसमें रूस आता है और उपनिवेश में अमेरिका, चीन सब आता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं कि और आगे क्या है। दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने पीछे लगाने में काफ़ी प्रयास किए, परंतु भारत ने
दोनों ही प्रकार के सैनिक गुटों से अलग रहने का निश्चय किया और तय किया कि वह किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा। इसमें पश्चिमी उपनिवेश और समाजवादी देशों ने दोनों भारत को दोनों ने अपने और लाने का प्रयास किया, जो कि भारत ने इस पर निर्णय लिया कि यह भारत दोनों में से किसी के साथ नहीं रहेगा। भारत हमेशा अकेला और तटस्थ रहेगा। किसी भी युद्ध में भारत भाग नहीं लेगा, किसी भी प्रकार के गुट में भारत शामिल नहीं होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा, किसी गठबंधन का सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा। प्रत्येक राष्ट्र के महत्व के प्रश्न पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से विचार करेगा। किसी भी राष्ट्र का ऊपर विवाद हो, किसी भी राष्ट्र का समस्या का समाधान करना हो, तो उसमें राष्ट्र का प्रश्न के महत्व पर निष्पक्ष रूप से विचार करेगा, अंतर्राष्ट्रीय महत्वता को देखते हुए विचार करेगा। यही गुटनिरपेक्षता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही गुटनिरपेक्षता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें। सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें। आइए फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं। उत्तर, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका के समान है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यपालिका के समान है। यानी कि फ्रेंड्स सुरक्षा परिषद का संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ही बड़ा स्थान है और यही कार्य करता है, कार्यपालिका के समान कार्य करता है। 15 सदस्य, इसके 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। पहले सोवियत संघ इसका अस्थायी सदस्य था, परंतु जर्मनी 1992 में सोवियत संघ की समाप्ति के बाद यह स्थान रूसी गणराज्य को दे दिया गया और इसके अन्य 10 सदस्य अस्थायी 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 5 होते हैं और कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रूस। इसको इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। और इसके 10 अन्य यानी कि अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिमला समझौता की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं को लिखें। शिमला में समझौता हुआ था, उसके 2 विशेषताओं को बताना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर क्या है। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शिमला में समझौता हुआ। इस समझौते की 2 मुख्य विशेषताएं निम्न है। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था, उसके पश्चात 3 जुलाई 1972 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय भारत के प्रधानमंत्री यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा शिमला में एक समझौता किया गया। इस समझौते के 2 उद्देश्य निम्न हैं। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है 2 उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है इसका, दोनों देश आपसी विवादों और समस्याओं का समाधान बिना किसी मध्यस्थ के बीच या समझौते से सुलझाएंगे। फ्रेंड्स अगर किसी भी तरह का विवाद दोनों देशों में हो जाए तो इसमें किसी भी अन्य बाहरी देश को, अंतर्राष्ट्रीय देश को शामिल नहीं करेगा और किसी भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं करेगा, आपस में बैठ के सुलझाएगा बातचीत करके। इसका दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा उद्देश्य क्या है। दोनों देश मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ यातायात, संचार, संस्कृति, विज्ञान, व्यापार आदि में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। विविधता में एकता से क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये। इसका उत्तर देखते हैं फ्रेंड्स। विविधता में एकता होना का अर्थ होता है अलग अलग होने पर भी एक होना। विविधता में एकता होने का अर्थ होता है अलग अलग होने पर भी एक होना। हाथ में भिन्न भिन्न आकार की 5 अंगुलियां होती है पर हथेली एक ही होता है। सही बात है फ्रेंड्स, हाथ में अलग अलग आकार के 5 अंगुलियां होती है लेकिन हाथ एक ही होता है, हथेली एक ही होता है। वैसे ही भारत में अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के वेशभूषा, विभिन्न प्रकार के बोली,
रीति रिवाज, त्यौहार, खान पान सब अलग अलग है, फिर भी देश रूप में भारत एक है और अलग अलग धर्म जाति होते हुए भी सब भारतीय हैं। विविधता में एकता होना ही हमारे देश भारत की विशेषता है। इसको ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स कि भारत में अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के जाति, विभिन्न धर्म समुदाय और अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग अनुष्ठान सभी अलग अलग है, लेकिन सबको होते हुए भी सभी भारतीय हैं, सभी एक है, सभी भारतीय कहलाते हैं। इसी को विविधता में एकता कहते हैं। सब मिलजुल कर रहना, अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग प्रकार से सब अलग अलग रहने पर एक मिलजुल कर रहना, एकता के सूत्र में बंधे रहना, इसी को विविधता में एकता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक परिणाम को लिखें। हरित क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक परिणाम को लिखें। देखते हैं फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित है। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित है। पहला देखते हैं फ्रेंड्स, हरित क्रांति में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, ज़्यादातर गेहूं की। फ्रेंड्स इसका अर्थ है यह है कि हरित क्रांति जब हुआ था उसमें बड़े धनी किसानों को और बड़े भूस्वामियों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ और इसमें खेती जो किसान करते थे उसको अनाज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, पैदावार बढ़ा और ज़्यादातर गेहूं की पैदावार में वृद्धि हुआ था। धनी किसान का अर्थ यह है फ्रेंड्स कि जो बहुत बड़े पैमाने पर खेती करता हो, और बड़े भूस्वामियों का अर्थ है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो और उस पर खेती किया जा रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसका दूसरा देखते हैं सकारात्मक परिणाम क्या है। पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ोतरी हुई। यह पहला का ही था। इसका दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है, इससे समाज के विभिन्न वर्गों, देश के अलग अलग इलाके के बीच ध्रुवीकरण तेजी से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। ध्रुवीकरण का अर्थ है फ्रेंड्स कि तेजी से इसका विस्तार फैलते गया और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी के इलाकों में खेती के मामले में पिछड़े रहे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 पे, नगर निगम के कार्य क्या है। नगर निगम के कार्य को बताना। तो इसका देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। नगर निगम के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। नगर निगम के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया, अनिवार्य कार्य तथा ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्यों में वह कार्य आते हैं जो नगर निगम को अवश्य करने होते हैं, और ऐच्छिक कार्य वे होते हैं जो आवश्यक नहीं परंतु वित्तीय स्रोतों के आधार पर इन्हें किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं। अनिवार्य कार्य कौन कौन से देखते हैं। पहला है अपना समस्त क्षेत्र की सफाई का ध्यान रखना। दूसरा है जल सप्लाई का प्रबंधन करना, जल का जो सप्लाई है उसका प्रबंधन कराना। तीसरा है नालियों को बनाना ताकि गंदा पानी शहर के बाहर चला जाए। चौथा है रोशनी का प्रबंधन करना, बिजली लाइट जो किसी जगह स्थान पर नहीं रहता है तो उसका प्रबंधन करना। पांचवा है गंदी बस्तियों का सुधार करना, साफ सफाई करवाना। छठा है प्रसूति सहायता केंद्र तथा बच्चों के कल्याण केंद्र खोलना। सातवां है शमशान भूमि बनाना, कि कहीं भी अगर शमशान भूमि बहुत दूर दूर इलाके में है तो वहाँ पे निर्माण कराना। सातवां यातायात के सेवाओं का प्रबंधन करना, आने जाने में अगर कहीं कठिनाई हो रहा तो उसको यातायात के प्रबंधन को करना। प्राइमरी या मिडिल तक शिक्षा का प्रबंधन करना। 9वां नंबर है प्राइमरी या मिडिल तक की शिक्षा का प्रबंधन करना। ये एक आवश्यक कार्य या कह सकते हैं कि यह कार्य अनिवार्य कार्य था। यह कार्य नगर निगम का अनिवार्य कार्य होता है। यह 9 कार्य, इसको लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और हर बार आता है, तो इसको ठीक से लिख लीजिएगा। यदि जो आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल
नाम से लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। तो देखते हैं इसका उत्तर। पंचायत कई प्रकार के कार्य कराती है। इन कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पंचायत कई प्रकार के कार्य कराती है, इन कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला है प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। पंचायत को अपने गांव में कई प्रकार के प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। जैसे देखते हैं फ्रेंड्स, पहला में देखते हैं, गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखना पंचायत का उत्तरदायित्व होता है। गांव में शांति व्यवस्था, शांति का माहौल बनाए रखना पंचायत का कार्य होता है। अगर दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, पंचायत अपने क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने की रोकथाम करने के लिए पुलिस की सहायता करती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सार्वजनिक कल्याण के कार्य, फंक्शंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इसका देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें पहला कार्य अपने क्षेत्र की साफ सफाई आदि का प्रबंधन कराती है। दूसरा है, पंचायत लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयत्न कराती है। इसके लिए वह अस्पताल, दवाखाना खोलती है तथा प्रसूति गृह, बालिका केंद्र स्थापित कराती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी देखते हैं फ्रेंड्स। इस तरह के आप लोगों को 5 वीडियो दिया जाएगा और 5 वीडियो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों का आएगा साथ ही। और इससे आपको फ्रेंड्स एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी और वादा है फ्रेंड्स। आप एक बार अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा, आप लोग ठीक से उसको पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, तो आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर। लोकसभा में विपक्ष के नेता का कार्य वस्तुतः अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि उन्हें आलोचना करनी पड़ती है, गलती इंगित करनी पड़ती है और ऐसे वैकल्पिक प्रस्तावों या नीतियों को प्रस्तुत करना पड़ता है जिन्हें लागू करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता है। कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार उन्हें संसद और देश के प्रति विशेष सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होती है। सही बात है फ्रेंड्स कि विपक्ष में जो सरकार होती है, सरकार के विपक्ष में कार्य करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि किसी भी प्रस्ताव को अगर सरकार लाती है तो उसका विरोध करना और वह सही है या गलत है उसके बारे में जनता को अवगत कराना, बताना, यह बहुत ही कठिन कार्य है। और हमेशा सरकार के नीतियों को जनता को बताना, उसको क्या कार्य सही है, जनता के लिए क्या गलत है, इसमें आलोचना करना सरकार की, यह बहुत ही कठिन कार्य है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और इस तरह के पॉलिटिकल साइंस का आपका सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कराया जाएगा। और 5 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा 2025 का। ठीक है फ्रेंड्स।